नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर कुणाल तिवारी एक बार फिर हाजिर आपकी सेवा में। प्यारे बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हाइड्रोजन की कहानी सुन रहे थे। हाइड्रोजन की कहानी में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चनों की हमने चर्चा की। आपको मैं 2 मिनट में फिर समराइज करता हूं कि हाइड्रोजन प्रकृति का सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस है। दूसरी बात, सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस भी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन की खोज का श्रेय हेनरी कैवेंडिश को जाता है। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बम बनता है जो नाभ के संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम की खोज का श्रेय एडवर्ड टेलर को जाता है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम की तुलना में ज्यादा खतरनाक होता है। हाइड्रोजन प्रकृति का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन के प्रकृति में 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हकीकत बात तो यह है, हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम में के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, जबकि हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का उपयोग भारी जल बनाने में किया जाता है। भारी जल होता है D2O। भारी जल में हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक काम आता है? ड्यूटेरियम। और भारी जल का जो परमाणु भार या उसका जो अणुभार होता है एक अणु का, वो हमने पढ़ा था 20। भारी जल की खोज का श्रेय यूरे नामक व्यक्ति को जाता है। भारी जल का उपयोग परमाणु भट्टी या नाव के रिएक्टरों में डीमॉडरेटर के रूप में किया जाता है। डीमॉडरेटर का मतलब मंदक के रूप में किया जाता है ग्रेफाइट की छड़ों के साथ, जबकि कंट्रोलर के रूप में या नियंत्रक के रूप में कैडमियम की छड़ों का उपयोग किया जाता है और मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। और भी हमने बातें स्ट्रक्चर संरचना जानने की कोशिश की कि हाइड्रोजन एक आवारा तत्व है। इसकी संयोजकता +-1 होती है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये बहुत सारी बातें हमने पढ़ी। सौर ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत सूर्य है और सूर्य पर जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो कौन है? हाइड्रोजन है। इसलिए हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। हाइड्रोजन की मात्रा चंद्रमा पर भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन ऐसी बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उसका नाम होगा अक्रिय गैसें। क्या नाम होगा बोलो बच्चों? अक्रिय गैसें। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। अक्रिय गैस या इनका दूसरा नाम है उत्कृष्ट गैस या इनका नाम है दुर्लभ गैस। दुर्लभ गैस या इनको हम बोलते हैं नोबल गैस। ये इन्हीं के नाम है भैया। और इंग्लिश में बोल देते हैं इनर्ट गैस। INERT, इनर्ट गैस। तो देखो, आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या दुर्लभ गैस या नोबल गैस एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ी इंपॉर्टेंट। तारीफ तो क्या करें, खुद हो जाएगी जब एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सुनो, अक्रिय का मतलब होता है, ए का मतलब होता है नहीं, क्रिय का मतलब क्रियाशील, यानी वे गैसें जो सामान्य ताप एवं दाब पर कोई क्रिया नहीं करती, अक्रिय गैसों कहलाती हैं। दूसरा है उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट का मतलब है कि ये श्रेष्ठ गैसें हैं, उत्तम गैसें हैं, प्राइम गैसें हैं। इनकी जो एडवांटेज है वो अलग अलग हैं, इसलिए इनको बोलते हैं उत्कृष्ट, मतलब श्रेष्ठ, उत्तम। अगला होता है दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब होता है जो बड़ी मुश्किल से मिले, उसे बोलते हैं दुर्लभ गैस। तो ये वायुमंडल में अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। वैसे तो वायुमंडल में रेडॉन को छोड़कर सभी अक्रिय गैसें पाई जाती हैं, लेकिन ये बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, इसलिए इन्हें दुर्लभ गैस कहा जाता है। नोबल, वही नोबल का मतलब वही श्रेष्ठ गैस, उत्तम गैस, प्राइम गैस, इसलिए इनका नाम पड़ गया नोबल। और इंग्लिश में बोल देते हैं इनर्ट गैस। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि सब अक्रिय गैसों की जो खोज का श्रेय है, अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय रैमजे, रेले, लोकेयर, रैमजे, रेले, लोकेयर, फ्रैंकलैंड आदि वैज्ञानिकों को जाता है। एक डॉर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडॉन की खोज की, वो बता देंगे। तो अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय रैमजे, रेले और लोकेयर नामक व्यक्ति ने की। अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी में 18 समूह या 18वें ग्रुप में
या 18वें वर्ग में या शून्य वर्ग में रखा गया है। प्यारे बच्चों, हम जब आवर्त सारणी को डिटेल से पढ़ेंगे एक दिन, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि भाई आवर्त सारणी में जो होते 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। तो जो लास्ट का वर्ग है, 18वां जो वर्ग है आवर्त सारणी का, उसमें ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और ये रेडॉन, इन अक्रिय गैसों को रखा गया है। तो आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को 18वें वर्ग अर्थात शून्य वर्ग में रखा गया है। इस वर्ग के सदस्य रासायनिक दृष्टिकोण से क्रिया नहीं करते, अतः इन्हें अक्रिय गैस या अक्रिय तत्व कहा जाते हैं। ये सामान्य अवस्था में एक परमाणु होते हैं, सिंगल परमाणु। जैसे हाइड्रोजन है तो H2 मिलेगा, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, ये अकेले मिलते हैं, सिंगल मिलते हैं, इसलिए इनको एक परमाणविक तत्व भी कहा जाता है। तो इन्हें शून्य वर्ग में रखा गया है। इन्हें हम पी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। जैसे हमारे पास आपको मैंने बताया था 4 ब्लॉक है मेजर, S, P, D और F। S ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उनके बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके बाह्यतम कोश में जो पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ऐसे डी ब्लॉक और ऐसे एफ ब्लॉक, ठीक है ना। तो ये जो एलिमेंट हैं यानी कि जो अक्रिय गैस है, ये सामान्यतः ये पी ब्लॉक के तत्वों में आता है। हीलियम का थोड़ा सा मामला ऐसे ही है, ये चलता रहता है, बताते रहेंगे धीरे धीरे। पर कुल मिलाकर के इन 18वें समूह या शून्य वर्ग में रखा जाता है। आगे चल के अगर हम इन अक्रिय गैसों की बात करना चाहें तो प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से सुनेंगे कि अक्रिय गैसों को याद रखने के लिए आपको एक सिंपल सा एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। और सिंपल सा सूत्र क्या है बोलो? हरि, नारायण और करा एक्स रे। हरि, नारायण और करा एक्स रे। तो प्यारे बच्चों हरि का मतलब होता है हीलियम और हीलियम का मतलब होता है He। नारायण का मतलब होता है नियोन और नियोन का मतलब होता है Ne। हरि नारायण और का मतलब होता है आर्गन और आर्गन का मतलब होता है Ar। हरि नारायण और करा मतलब क्रिप्टॉन और क्रिप्टॉन का मतलब होता है Kr। एक्स रे मतलब जीनॉन और जीनॉन का मतलब होता है Xe। और अगला होता है रे फॉर रेडॉन और रेडॉन का मतलब होता है Rn। तो ये हमारे पास प्रमुख रूप से 6 अक्रिय गैसें हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। आगे चल के अगर हम इसमें बात करें तो हम सबसे पहले एक एक अक्रिय तत्व को पढ़ेंगे, उनकी कहानी पढ़ेंगे और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाते हैं उनकी चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। तो सबसे पहले आपकी अगर इजाजत हो तो हम स्टार्ट कर दें हीलियम की कहानी। तो बड़े ध्यान से प्यारे बच्चों सुनेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल दिया जा रहा है हीलियम। तो देखो ये हीलियम है, हीलियम इसको अपन लिखते हैं 2He4, हीलियम 2He4। तो देखो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि जो नीचे वाला होता है ये तो होता है परमाणु क्रमांक और ऊपर वाला होता है परमाणु भार। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। परमाणु क्रमांक है ना, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। दूसरी बात हम बात करें हीलियम की द्रव्यमान संख्या या इसका परमाणु भार या इसका मास कितना होता है। तो देखो प्यारे बच्चों जो ये हीलियम है इसका परमाणु क्रमांक, नीचे वाला होता है परमाणु क्रमांक, ऊपर वाला होता है परमाणु भार। तो हीलियम का परमाणु जो क्रमांक होता है 2 और इसके परमाणु का जो भार होता है 4। अब आपको पता है किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को व्यक्त करता है। तो आप एक बार मुझे बताओ प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? जितना परमाणु क्रमांक उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक 2 तो प्रोटॉनों की संख्या भी 2 होगी। दूसरी बात यह है कि जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उस तत्व में उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी? बोलो भैया 2 ही होगी। कितनी होगी? बोलो 2 ही होगी। और आपको पता है 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो आवेश का मान सुन, जो प्रोटॉन पर धनावेश इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, तो +2 -2 कट के 0, इसलिए परमाणु सामान्य अवस्था में उदासीन होता है।
अब हम बात करें न्यूट्रॉनों की संख्या की। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या। तो बताओ परमाणु भार कितना है 4 और परमाणु क्रमांक कितना है 2, तो न्यूट्रॉन भी कितने बोलो 2। अब अगर हम बात करें परमाणु संरचना की, एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो देखो परमाणु संरचना की बात करेंगे तो बीचों बीच में तो कौन है, नाभिक। नाभिक में कौन कौन पाए जाते हैं बोलो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये हो गए प्रोटॉन और ये हो गए क्या बोलो भैया, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार और दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो हो गया नाभिक। आप जानते हो नाभिक न्यूक्लियस, जिसे न्यूक्लियन भी कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को मिलकर न्यूक्लियन कहा जाता है। नाभिक में जो उपस्थित कण है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। नाभिक की खोज 1911 में रदरफोर्ड नामक व्यक्ति ने की। अब ये हमारे पास है हीलियम। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो, 2। और आप सभी को पता है किसी भी परमाणु की पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, और दूसरी कक्षा में 8। चलो वेरी गुड, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हीलियम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आगे कितने बोलो भैया, 2। कितना आगे बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन आगे। ओके, पूर्ण भर गया कोष। अब आपको पता है भाई किसी परमाणु की पहले का अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए तो पूर्ण भर गया, इसलिए यह अक्रिय कोई क्रिया नहीं करेगा। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होगा इसका, तो आप सभी को पता है किसी भी जो परमाणु की पहली कक्षा होती है उसे हम कहते हैं के। क्या कहते हैं बोलो, के। दूसरी कक्षा को एल, तीसरी को एम। तो किसी भी परमाणु की जो पहली कक्षा होती है के में कक्षक पाया जाता है एस। किसी परमाणु की पहली कक्षा यानी कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कक्षकों में, तो पहली कक्षा कौन सा, एक्स। एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। हीलियम के पास है कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेते हैं 1s2, ये ऊपर है नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या है यहाँ। ये जो 1 है ना, 1 ये पहली कक्षा है के। एस कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ऐसे होते हैं कक्षा में। तो इसमें ऐसे भरते हैं इलेक्ट्रॉनों को, एक ऐसे और एक ऐसे विपरीत चक्र में भरे जाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे हुए है ना, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया कितना बोलो भैया, 1s2। किसका, हीलियम का। स्थायी तत्व है क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हो गया स्थायी। अब प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना हीलियम की कहानी। हीलियम के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहली बात तो यह है सबसे हल्की अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस है। अगर क्वेश्चन ये आता है सबसे हल्की गैस है, तो भैया सबसे हल्की गैस तो हाइड्रोजन है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे कि सबसे हल्की अक्रिय गैस है, तो सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन है बोलो, हीलियम। कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। दूसरी बात यह है कि जो हीलियम होता है इसकी जो रेडियस होती है, जो त्रिज्या होती है, हीलियम के नाभिक की जो रेडियस होती है वो सबसे कम होती है। जबकि सीजियम जो परमाणु होता है उसकी जो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो सबसे बड़ी होती है। अगली बात, तीसरी बात कि हीलियम का आयनन विभव, हीलियम का आयनन विभव सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम होता है। आयोनिक पोटेंशियल ऑफ हीलियम इज मैक्सिमम। ये आयनन विभव क्या होता है कि किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दी जाने वाली ऊर्जा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रतिस्थापित हो जाते हैं। अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन को हीलियम की पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजना है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा एलिमेंटम ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए अगर क्वेश्चन ये आता है सबसे अधिक आयनिक पोटेंशियल जो होता है या आयनन जो विभव होता है वो किसका होता है प्यारे बच्चों, हीलियम का होता है। ओके, अब हमारे पास जो मेजर बात आती है, एक साहब हीलियम की खोज किसने की। तो देखो हीलियम की जो खोज है इसका जो श्रेय है वो मुख्य रूप से लॉकेयर एवं फ्रैंकलैंड नामक व्यक्ति को जाता है। लॉकेयर एवं फ्रैंकलैंड नामक व्यक्ति को जाता है। मुख्य रूप से हीलियम की खोज का श्रेय लॉकेयर नामक व्यक्ति को जाता है। अब आगे चल के बात करें हीलियम की, तो पहले बच्चों बड़े ध्यान से सुनना
कि आपको मैंने कल बताया था कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस हाइड्रोजन है, लेकिन ब्रह्मांड में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम है। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्जाम की कई बार पहली क्वेश्चन बन चुका है कि ब्रह्मांड में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। तो बताओ प्यारे बच्चों कि ब्रह्मांड में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? बोलो, हीलियम है। और पहला नंबर ब्रह्मांड में किसका है? हाइड्रोजन का है। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन और दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी? बोलो, हीलियम। इसी तरीके से सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन है, लेकिन सूर्य पर दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? बोलो, हीलियम है। हाइड्रोजन की ब्रह्मांड में मात्रा लगभग 20% और सूर्य पर मात्रा लगभग 25% है हीलियम की। और हाइड्रोजन की मात्रा सूर्य पर 75% है, थोड़ी सी कम है, 75 73.5 के आसपास है, लगभग 75 ले लेते हैं। अनुपात 3:1 ले लेते हैं, वो कल मैंने आपको बता दिया था। तो ये हीलियम हो गई। आगे चल के प्यारे बच्चों अगर हम बात करना चाहें कि हीलियम सबसे हल्की अक्रिय गैस होने के कारण वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी होती है, जो उसको उड़ाने में मदद करती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो प्यारे बच्चों कई बच्चे गलती से कर जाते हैं हाइड्रोजन। गलत बात। हाइड्रोजन तो ये समझो कि वायुयान के टायरों में काम में लेते नहीं है। हकीकत बात तो एक वायुयान के टायरों में हीलियम गैस ली जाती है, अक्रिय गैस से कोई क्रिया नहीं करती, लेकिन आजकल 80% हीलियम के साथ लगभग 20% हाइड्रोजन का उपयोग करने लग गए मिक्स में। लेकिन प्यारे बच्चों विशेष तौर पर जब भी आंसर आएगा तो वो हीलियम आएगा। क्वेश्चन आता है वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी होती है। दूसरी बात, मौसम का पूर्व अनुमान लगाने के लिए बैलूनों में या गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बैलून और गुब्बारों में भी हीलियम गैस भरी जाती है। गुब्बारों और बैलून में हीलियम गैस भर देते हैं, हीलियम गैस हल्की रहती है, हल्की गैस कहां जाएगी? ऊपर जाएगी, और वो मौसम का पूर्व अनुमान हमें बता देती है। आगे चल के अगर हम बात करें कि हीलियम गैस का उपयोग दमा या अस्थमा के जो रोगी होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ करते हैं। हीलियम रक्त में अल्प घुलनशील है। कैसी घुलनशील है? बोलो, अल्प घुलनशील है। तो जो हमारे ये ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं, दमा व अस्थमा के रोगी जो होते हैं उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, ऐसे रोगियों को ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। हीलियम गैस रुधिर में अल्प मात्रा में विलय है। इसके अलावा जो पानी के अंदर जो डुबकी लगाते हैं, पानी के जो अंदर डुबकी लगाते हैं उन्हें बोलते हैं गोताखोर। तो जो गोताखोर होते हैं जो पानी के नीचे डुबकी लगाते हैं वो प्यारे बच्चों हीलियम के साथ ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। तो दोबारा फिर रिपीट करेंगे एक बार दोबारा से कि अगर सबसे पहली बात अगर हम ये करें कि वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? बोलो भैया, हीलियम गैस। दूसरी बात अगर हम ये करें कि मौसम का पूर्व अनुमान लगाने के लिए कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस भरते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि द्रव हीलियम को निम्न ताप पर संचालित प्रयोग के लिए निम्न तापीय कारक के रूप में किया जाता है। द्रव हीलियम का उपयोग अति चालक चुंबक को उत्पन्न करने, द्रव हीलियम का उपयोग अति चालक सुपर कंडक्टिविटी मैग्नेट को उत्पन्न करने के लिए एवं उसको कायम रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट है इसका उपयोग मुख्य रूप से एमआरआई में किया जाता है। एमआरआई होता है, एमआरआई नहीं होती कि जो बाल जैसे सूक्ष्म फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए की जाती है ना, जैसे हड्डी क्रैक हो जाती है तो एक्सरे करते हैं। कोई बारीक चोट है तो सीटी स्कैन करते हैं। बहुत मामूली अगर चोट होती है तो उसके लिए एमआरआई की जाती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन। ठीक है ना, आगे बाद में और फुल फॉर्म बता देंगे। तो एमआरआई जो होती है ना वो एक तरह से चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करती है। वो चुंबकत्व गुण को बनाए रखने के मैग्नेट के को उसमें उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों किसका? बोलो, द्रव हीलियम का। इसके अलावा एनएमआर जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसमें भी हीलियम का उपयोग किया जाता है। तो ये हीलियम के बारे में सामान्य जानकारी थी जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, थोड़ा रिवर्स करके एक बार और देख लेना, अच्छा लगेगा। आगे चल के हम इसमें आगे बात कर रहे हैं दूसरे एलिमेंट की।
ये पहला एलिमेंट समाप्त हुआ। अब हम दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं। आपका जाना पहचाना सुना हुआ एलिमेंट नियोन, अक्रिय परिवार का दूसरा सदस्य नियोन। अक्रिय परिवार का दूसरा सदस्य की बात हम करने के लिए जा रहे हैं नियोन की। नियोन का जो परमाणु क्रमांक होता है या नियोन में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो 10 होती है। इसे आवर्त सारणी में सर मोजले ने इन्हें 10 नंबर पर रखा है, 10 नंबर का इन पर स्थान दिया गया है। तो इनका जो भार होता है, परमाणु का जो भार होता है नियोन का, वो 20 होता है। क्या होता है बोलो भैया? 20। तो अगला एलिमेंट पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अगले एलिमेंट का नाम है नियोन 10Ne20। 10Ne20। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने बताया कि जो नीचे वाला होता है क्या होता है? परमाणु क्रमांक। चलो वेरी गुड। परमाणु क्रमांक तो बताओ, नियोन का परमाणु क्रमांक कितना? 10। नियोन की द्रव्यमान संख्या कितनी? द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु भार, चलो वेरी गुड, 20। आप सभी को पता है कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो तत्व के प्रोटॉनों की संख्या को व्यक्त करता है। तो प्यारे बच्चों बताओ, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है नियोन में? तो प्रोटॉनों की संख्या है नियोन में 10। अब आपको पता है जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन और उतने ही क्या पाए जाते हैं बोलो? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 10 है। और बड़ी की खुशी की बात है कि न्यूट्रॉनों की संख्या भी 10 है, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, 20 में से 10 घटा है, क्या आगे बोलो? 10। अब अगर हम नियोन की परमाणु संरचना की बात करना चाहें तो प्यारे बच्चों देखो, नियोन की परमाणु संरचना की बात, ये हमारे बीचों बीच में कौन है? परमाणु के बीचों बीच में नाभिक। नाभिक में कौन कौन पाए जाते हैं? एक प्रोटॉन और दूसरा क्या बोलो भैया? न्यूट्रॉन। तो ये तो हो गया नाभिक। नाभिक में प्रोटॉन और कौन बोलो? न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। ये कौन है बोलो? पहली कक्षा। ये जो पहली कक्षा है, पहली कक्षा, ये तो नाभिक हो गया, जो ब्लू लाइन में दिख रहा है आपके, तो नाभिक है। नाभिक से आप परिचित हो गए। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं। इनका आजीवन एक साथ रहने का एग्रीमेंट है। ये एक दूसरे का साथ विषम परिस्थितियों में छोड़ते हैं, लेकिन ये छोड़ते नहीं है। कई बार स्थिति खराब हो जाती है, साथ छोड़ देते हैं, नाभिक विखंडन में चले जाते हैं। इनकी खोज 1911 में रदरफोर्ड नामक व्यक्ति ने की। ये परमाणु की पहली कक्षा है। पहली कक्षा, किसी भी परमाणु की पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो मुझे बता, नियोन की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 आ गए। पहली कक्षा पूरी भर गई। लेकिन मुझे बताओ नियोन के पास इलेक्ट्रॉन है कितने? चलो वेरी गुड, नियोन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। जब नियोन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, तो बताओ दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? पहली कक्षा में किसी भी परमाणु की पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और दूसरी कक्षा में कितने आ सकते हैं? 8। तो पहली में 2 आ गए। नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी के बचे हुए 8 कौन से मिलेंगे? दूसरी में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कहने का मतलब है कि नियोन का जो बाह्यतम कोश है वो भी पूर्ण भरा हुआ है। तो दोबारा फिर बताओ कि नियोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अरे 10 नहीं, नियोन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। नियोन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले में 2 और 8 का 2 कितने हो गए? 10। और आपको पता है किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसे स्थायी माना जाता है। तो नियोन एक स्थायी एलिमेंट हो गया। अब अगर हम बात करें किसकी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलता है इलेक्ट्रॉन कैसे भरे गए। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं। 2,8 का मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा का नाम आप सबको पता है K और दूसरी का L। पहली कक्षा में जो कक्षक पाया जाता है उसको तो आप पता है, पहली कक्षा में एक ही कक्षक मिलता है S, और दूसरी कक्षा में 2 कक्षक मिलते हैं S और P। S और P। अब आप सभी को पता है पहली जो कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अधिकतम 2। तो 2 आ सकते हैं। पहली कक्षा कौन है? K में इलेक्ट्रॉन K में भरते हैं S में, तो इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं कक्षक में S में। तो ये लोग पहली कक्षा मतलब 1, कक्षक कौन? S, कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो 1s2। तो पहली कक्षा तो फुल हो गई। अब दूसरी कक्षा की बारी है, तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8। दूसरी कक्षा का नाम क्या? L। L में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन L में भरे जाएंगे S और P में। तो इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं भैया कक्षकों में भरे जाते हैं। पहले किस में भरेंगे? S में, फिर P में। सर S में पहले भर तो लिए, अरे वो पहली कक्षा के S में भरें। अब हम दूसरी कक्षा वाले S में भरेंगे। ये तो है भैया 1s और ये 2s और ये 2p। तो प्यारे बच्चों 1s2 दूसरी कक्षा मतलब 2s2। तो देखो 8 में से 2 तो आएंगे, अब कितने रह गए? अरे पहली में तो आएंगे 2, दूसरी में 8 में 2 आ गए, रह गए 6। तो अब कौन से में आएंगे? 6 P में, 2p6। ये मैंने आपको बता ही दिया था
किसी भी परमाणु के s कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d फॉर डांस में 10 और f फॉर फाइटिंग में 14। ये मैंने आपको समझा दिया था एक बार, याद होगा, जिन लोगों ने नहीं हो ध्यान रखना। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा नियोन का 1s2 2s2 2p6 या 2 और 8। कुल मिलाकर के इसका भारितम कोष पूर्ण भरा हुआ है नियोन का। अब हम प्यारे बच्चों अगर हम इसकी बात करें कि ये जो नियोन है ये हमारे कहां काम आता है, तो नियोन गैस का उपयोग, नियोन गैस का उपयोग नियोन बल्बों में किया जाता है, चमकीले बल्बों में किया जाता है। चमकीले जो विज्ञापन है, ग्लोसाइन बोर्ड हैं, उनमें नियोन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि नियोन में स्फुरदीप्त का गुण पाया जाता है। ये हम आपको जब फिजिक्स पढ़ाएंगे, बताएंगे, प्रकाश पढ़ाएंगे, वैसे तो शॉर्ट में बता देता हूं। स्फुरदीप्त, ल्यूमिनियस या स्फुरदीप्त का गुण पाया जाता है। ल्यूमिनियस या स्फुरदीप्त क्या होता है कि वे पदार्थ जिन्हें थोड़े समय के लिए प्रकाशित किया जाए और उसके बाद भी अगर वो चमकते रहे तो प्रकाश का ये गुण स्फुरदीप्त कहलाता है। हम भी आपको थोड़े समय के लिए प्रकाशित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसके बाद आप खुद ही चमकते रहो। तो ये हमारा एक प्रयास है कि आपके अंदर एक स्फुरदीप्त का जो गुण है नियोन की तरह पैदा किया जाए कि आप पर हल्का सा प्रकाश डले और आप उसके बाद भी चमकते रहो। जैसे आपने कई बार महसूस किया हो कि ट्यूबलाइट जल रही है, उसको आपने बंद कर दिया, उसके बाद भी कई बार स्पार्किंग करती रहती है, तो वो अक्रिय गैस की वजह से कर पाती है। कई बार आपने हाईवे पर लाइटों पर देखा हो, हाईवे पर आप चलते हो तो साइड में लगे रहते हैं येलो पट्टियां, रेड पट्टियां लगी रहती हैं, और ट्रैफिक वाली जो आती है ना, ट्रैफिक पट्टियां, जो कोई एक्सीडेंट गाड़ी हो जाती है तो साइड में लगा देते हैं रेड सी, वो चमकती रहती हैं, उनमें भी एक्चुअल में नियोन ही पाया जाता है। तो चमकीले बल्ब, चमकीले विज्ञापन, है ना। और अगर अपन बात करें इसका उपयोग प्यारे बच्चों, नियोन गैस का उपयोग है जो हवाई जहाजों में सिग्नल देने के लिए काम में भी आता है, क्योंकि ये जो नियोन है ये कोहरा, धुंध जो होती है उसमें भी चमकता है। कोहरा या धुंध में भी क्या होता है, बोलो भैया, ये चमकता है। कौन? नियोन। तो नियोन का उपयोग सिग्नल देने के काम में भी आता है, क्योंकि चमकीली गैस होती है। नारंगी लाल रंग की नियोन जो होता है वो नारंगी लाल रंग की गैस उत्पन्न करती है या प्रकाश उत्पन्न करती है, जो काफी दूर तक दिखाई देती है। और कोहरे में भी जब ऊपर से कोई वायुयान या हवाई जहाज आता है तो उसको सिग्नल मिल जाता है, भाई आपको यहां उतरना है, तो वहां भी नियोन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नियोन का उपयोग आपको मैंने बता दिया प्यारे बच्चों कि नियोन का उपयोग चमकीले बल्बों में, चमकीले विज्ञापन, ग्लोसाइन बोर्ड आदि में किया जाता है। इसका उपयोग विसर्जन ट्यूब तथा प्रदीप्त बल्बों में भी किया जाता है। तो ये हमारे थोड़े से नियोन के बारे में था। और नियोन की जो खोज है उसका जो श्रेय मुख्य रूप से रैमजे और ट्रेवर्स नामक व्यक्ति को जाता है। अगर हम खोज की बात करें तो प्यारे बच्चों नियोन की खोज का श्रेय रैमजे एवं ट्रेवर्स नामक व्यक्ति को जाता है, जबकि आपको पता है हीलियम की खोज का श्रेय लोकेयर एवं फ्रैंकलिन नामक व्यक्ति को जाता है। अब आपके दिमाग में होगा सर यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो यहां से नियोन का जो क्वेश्चन आता है वो आता है कृत्रिम स्फुरदीप्त उत्पन्न करने में किसका उपयोग किया जाता है? नियोन का उपयोग किया जाता है। हवाई जहाजों में सिग्नल देने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? नियोन गैस का उपयोग किया जाता है। चमकीले विज्ञापन, ग्लोसाइन बोर्ड, रेलवे सिग्नल, और अगर अपन बात करें हाईवे पर जो लाइटें लगी रहती हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता है? बोलो भैया, नियोन गैस का उपयोग किया जाता है। चमकीले विज्ञापन, चमकीले बल्ब, है ना, इसमें किसका उपयोग किया जाता है? बोलो, नियोन का उपयोग किया जाता है। तो ये नियोन की छोटी सी कहानी थी। इसके बाद अक्रिय गैसों में हम आगे चलते हैं और इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा और धीरे धीरे और भी अच्छा समझ में आएगा। अगला जो हम तीसरा पॉइंट पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे अक्रिय गैसों का तीसरा सदस्य, जिसका नाम है आर्गन। अक्रिय गैस परिवार का तीसरा सदस्य जिसका नाम है क्या है? बोलो प्यारे बच्चों, आर्गन। तो हम पढ़ रहे हैं आर्गन। आर्गन को जो आवर्त सारणी में मोजले ने स्थान दिया है, आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में मोजले ने जो आर्गन को स्थान दिया है वो 18 नंबर पर दिया है। कितने नंबर पर? 18 पर। तो 18 AR 40, इसका जो परमाणु क्रमांक 18 है और परमाणु भार है जो 40 है। तो आप जल्दी से बताएंगे परमाणु क्रमांक। तो प्यारे बच्चों परमाणु जो क्रमांक है वो आर्गन का हो गया 18। दूसरी अगर हम बात करें परमाणु भार, तो प्यारे बच्चों परमाणु भार हो गया इसका 40।
अब हम बात करें प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो होती है कितनी बोलो, जितना परमाणु क्रमांक उतने प्रोटॉनों की संख्या कितनी बोलो 18। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी वही होगी 18। और अब हम बात करें अगर न्यूट्रॉनों की संख्या, तो प्यारे बच्चों न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक 40 माइनस 18 कितनी होगी बोलो 22। तो न्यूट्रॉन हो गए 22। अब हम इसकी अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं, किसकी बोलो परमाणु की आर्गन के एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं, तो बीचों बीच में कौन है नाभिक। नाभिक में आप सभी को पता है कौन कौन पाए जाते हैं प्रोटॉन, और दूसरा इसका भाई कौन है जो इसके साथ रहता है वो है न्यूट्रॉन। तो नाभिक में उपस्थित कण हो गए कौन कौन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम आगे चल के बात करें तो यह है पहली कक्षा। कौन सी कक्षा बोलो पहली कक्षा। तो आप सभी को पता है किसी भी परमाणु की जो पहली कक्षा होती है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु की पहली कक्षा में, किसी भी परमाणु की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बोलो 2 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ आर्गन की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बोलो 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी कक्षा की। कौन सी कक्षा की बोलो भैया दूसरी कक्षा की। तो पहली कक्षा के, दूसरी एल। तो अब आप ये बताओ किसी भी परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 8। चलो वेरी गुड 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये बताओ पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ गए 2, दूसरी में कितने आ गए 8। जब पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ गए 2, दूसरी में आ गए 8, तो 8 और 2 10, इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास 18। तो तीसरे में कितने आएंगे 8। तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 8। तो तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो पहले बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है वो हो गया 2 8 8, 8 2 10 और 8 18, 2 8 8। अब ये जो पहली कक्षा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2। पहली कक्षा का नाम क्या है के में कौन सा कक्षक मिलेगा, केवल एक ही कक्षक मिलेगा के में जो कक्षक मिलेगा उसका नाम क्या है बोलो भैया एस। क्या नाम बोलो एस कक्षक 1s। पी में मिलेंगे 2s और 2p, और के एल एम में मिलेंगे s p और d, तीनों कक्षक मिलेंगे। तो देखो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे पहली कक्षा में 1s2। अब पहली कक्षा फुल भर गई, तो किसी भी परमाणु की पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पहली कक्षा फुल भर गई तो 1s2। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 है तो 2 तो आ जाएंगे s में और 6 आ जाएंगे p में। अरे 2 तो आ जाएंगे s में और 6 किसमें आ जाएंगे p में। तो देखो दूसरी कक्षा में 2s2 और 2p6। अब दूसरी कक्षा फुल भर गई तो दूसरी में 8। अब तीसरी में आएंगे 8। तीसरी में कितने आएंगे बोलो 8 में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो तीसरी में पहला s का नंबर आएगा तो 3s2 है ना, और फिर 3p6। तो हो गए ना पूरे 18 इलेक्ट्रॉन। 6 2 8 और 6 14 और 2 16 2 18। और हम डिटेल से बाद में आपको अलग से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक टॉपिक पढ़ा देंगे, आप टेंशन मत लेना। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब वही कहता है अगर अपन बात करें कि यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, उस परमाणु को क्या माना जाता है बोलो स्थायी माना जाता है। तो ये आर्गन स्थायी हो गया। अब हम आर्गन की पहली बात अगर करना चाहें तो पहले जो ध्यान से सुनना कि यह वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस है, तो प्यारे बच्चों वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस आर्गन है। और वायुमंडल में आर्गन की जो मात्रा है वो 0.934% होती है लगभग। ये आर्गन जो गैस है ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा पाई जाती है। टेंशन मतलब मैं आपको एक दिन पढ़ाऊंगा कि शरीर में पाए जाने वाले तत्व, वायुमंडल में पाए जाने वाले तत्व, ब्रह्मांड में पाए जाने वाले तत्व है ना, भूपटल में पाए जाने वाले तत्व। तो ज्यादा टेंशन मत लो, अभी तुमने याद रखो कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस है वो आर्गन है। ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा है 0.934%। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि आर्गन गैस का उपयोग ट्यूबलाइट, CFL और साधारण बल्बों में किया जाता है। साधारण बल्बों में 26% नाइट्रोजन के साथ आर्गन गैस भरी होती है। साधारण बल्बों में 26% नाइट्रोजन के साथ क्या भरी होती है बोलो भैया आर्गन गैस भरी होती है। CFL और ट्यूबलाइट में पारे की वाष्प के साथ
आर्गन गैस भरी जाती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि जो ये आर्गन जो गैस होती है, इस आर्गन गैस का उपयोग मुख्यतः उच्च ताप पर धातु प्रक्रमण में किया जाता है या आर्क वेल्डिंग में भी किया जाता है। उच्च ताप पर आर्क वेल्डिंग में अक्रिय वातावरण बनाने के लिए आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये होता है यहां से जो आता है कि विद्युत बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो प्यारे बच्चों, विद्युत बल्बों में जो गैस भरी जाती है वो मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन गैस। 26% द्रव नाइट्रोजन के साथ विद्युत बल्बों में आर्गन गैस भरी जाती है। तो बताओ यहां तक कोई दिक्कत इसमें? आगे चल के अगर हम बात करें नेक्स्ट आर्गन की खोज के बारे में, तो बताओ प्यारे बच्चों, आर्गन की जो खोज है इसका जो श्रेय है मुख्य रूप से किसको दिया जाता है? आर्गन की खोज का श्रेय मुख्य रूप से रैमजे और रेले नामक व्यक्ति को दिया जाता है। यानी आर्गन गैस की जो खोज की है वो रैमजे और रेले नामक व्यक्ति ने की है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे चल के हम इसमें अगला पढ़ने के लिए अगला एलिमेंट कौन है? हीलियम। चौथा एलिमेंट हम पढ़ेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो अगला एलिमेंट कौन है बोलो भैया? क्रिप्टॉन। तो देखो अगले एलिमेंट अगर हम क्रिप्टॉन की बात करें तो क्रिप्टॉन को आवर्त सारणी में 36 नंबर पर रखा गया है। यानी कि क्रिप्टॉन का जो परमाणु क्रमांक है वो 36 है। क्रिप्टॉन का जो परमाणु क्रमांक है 36 Kr 80 का परमाणु भार हो गया। तो आगे देखो प्यारे बच्चों, क्रिप्टॉन अभी की संरचना है तो जब बड़े एलिमेंट हो जाते हैं ना तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पूछते नहीं है, पर फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36 है, परमाणु भार इसका 80 है, प्रोटॉन की संख्या 36, इलेक्ट्रॉन संख्या 36 और न्यूट्रॉन संख्या 80 माइनस 36 अपन कर लेंगे। लेकिन अगर अपन वास्तविकता में बात करना चाहें कि क्रिप्टॉन का उपयोग कहां किया जाता है, तो प्यारे बच्चों आजकल क्रिप्टॉन का उपयोग हम आतिशबाजी में करने लगे। उच्च क्षमता की जो आतिशबाजियां होती हैं उसमें कर देते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी आजकल क्रिप्टॉन का उपयोग हम करने लगे। और क्रिप्टॉन का उपयोग मुख्य रूप से आजकल एयरपोर्ट के जो रनवे होते हैं उनमें अप्रोच लाइट, रनवे नहीं होता कि नीचे वाले रनवे, तो अप्रोच लाइट पहुंचाने में मुख्य रूप से क्रिप्टॉन का उपयोग किया जाता है। और सिग्नल के रूप में तो आपको पता है जो सिग्नल हम देते हैं ना उसमें मुख्य रूप से किसका उपयोग करते हैं? नियॉन का उपयोग कर लेते हैं। और अप्रोच लाइट या रनवे लाइट में हम किसका उपयोग कर लेते हैं? बोलो क्रिप्टॉन का उपयोग किया जाता है। आजकल मुख्य रूप से क्रिप्टॉन का उपयोग उसमें करने लग गए। अगला है जीनॉन, सेकंड लास्ट। तो देखो प्यारे बच्चों अगर हम जीनॉन की बात करें तो जीनॉन का परमाणु क्रमांक होता है 54। जीनॉन अगली अक्रिय जो गैस होती है, आगे वाली थोड़ी कम इंपॉर्टेंट से बात रेडॉन इंपॉर्टेंट होगी। जीनॉन की अगर अपन बात करें तो जीनॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है 54 Xe कितना होता है बोलो? जीनॉन का 108 54 Xe लगभग 122 के आसपास होता है। 54 Xe 122। ओके, तो जीनॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 54 Xe 122 होता है। ये जो जीनॉन है इसके प्रकृति में यौगिक पाए जाते हैं। अक्रिय गैसों में सबसे अधिक यौगिक जो पाए जाते हैं वो जीनॉन के पाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि अक्रिय गैसों में सबसे अधिक जो यौगिक पाए जाते हैं वो किसके पाए जाते हैं? बोलो जीनॉन के पाए जाते हैं। और वैसे तो सबसे अधिक यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं, बोलो भैया कार्बन के यौगिक सबसे अधिक पाए जाते हैं प्रकृति में। इसकी खोज का श्रेय भी रैमजे और रेले नामक व्यक्ति को जाता है। यानी कि आर्गन गैस की खोज भी रैमजे और रेले नामक व्यक्ति ने की। और क्रिप्टॉन की जो खोज थी वो रैमजे और ट्रेवर्स नामक व्यक्ति ने की। इसके अलावा जीनॉन गैस की खोज का श्रेय भी रैमजे एवं रेले नामक व्यक्ति को जाता है। इनके प्रकृति में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? बोलो भैया पाए जाते हैं। सबसे पहले जो अक्रिय गैस का यौगिक था वो XePtF6 था। यानी कि पहला जो यौगिक बना था वो XePtF6। यानी कि जो सबसे पहले जो जीनॉन के यौगिक बने वो फ्लोराइड और ऑक्साइड आयनों के रूप में बने। इन्होंने ऑक्सीजन से और फ्लोराइड से क्रिया करना शुरू कर दिया था। और पहला यौगिक जो था इसका XePtF6, ये पहला यौगिक था जिसकी खोज का श्रेय बर्टलेट को जाता है। 1962 में जीनॉन के पहले यौगिक XePt मतलब प्लेटिनम, F मतलब फ्लोराइड की खोज बर्टलेट नामक व्यक्ति ने की 1962 में। उसके बाद तो आजकल के बहुत सारे यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं। ये सामान्यतः यौगिक इनके फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ पाए जाते हैं।
जीनॉन क्रिप्टॉन का उपयोग उच्च तीव्रता के फोटोग्राफिक फ्लैश बल्ब बनाने में किया जाता है। उच्च तीव्रता के जो फ्लैश बल्ब होते हैं उनमें आजकल किसका उपयोग किया जा रहा है, बोलो भैया, जीनॉन का उपयोग किया जा रहा है। तो जीनॉन का उपयोग ये उच्च तीव्रता वाले फ्लैश बल्ब में है, उनमें आजकल कर रहे हैं जीनॉन का उपयोग। जीनॉन का उपयोग कैंसर के उपचार में भी किया जाता है, कैंसर का पता लगाने में भी जीनॉन का उपयोग किया जाता है। तो ये सामान्य से अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है, देखो ये क्रिप्टॉन और जीनॉन एग्जाम के लिए कम इंपॉर्टेंट है। यहां से आज तक अगर कोई क्वेश्चन आया तो केवल एक ही क्वेश्चन आया है कि अक्रिय गैसों में सबसे अधिक यौगिक किसके पाए जाते हैं, जीनॉन के पाए जाते हैं। वैसे तो हमने पहले पढ़ा था वे गैसें जो कोई क्रिया नहीं करती अक्रिय गैसें कहलाती हैं, लेकिन भाई बाद में पता चला 1962 में पता चला बर्टलेट ने क्या किया, बर्टलेट बोला कि नहीं अक्रिय गैस भी क्रिया करती हैं, तो फ्लोरीन से क्रिया कर ली और भैया ऑक्सीजन से भी क्रिया कर लेती है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि अक्रिय गैसों में यौगिक किसके पाए जाते हैं, तो जीनॉन के पाए जाते हैं। बस अभी तक ये क्वेश्चन आया, आज तक यहां से क्रिप्टॉन और जीनॉन से क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन जो आते हैं वो हीलियम, नियोन, आर्गन से आते हैं, और वहां से अगर क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ तो वो जो क्वेश्चन अगला पुटअप होता है वो रेडॉन से होता है। कहां से बोलो, रेडॉन से। तो देखो अगर अपन वास्तविकता में बात करें रेडॉन गैस की, तो ये जो रेडॉन गैस होती है Rn, रेडॉन, तो रेडॉन गैस का जो परमाणु क्रमांक होता है तो कितना होता है, बोलो भैया 86, है ना। और इसका जो परमाणु जो भार होगा वो लगभग होगा कितना, बोलो भैया, रेडॉन का जो परमाणु भार हो जाएगा 2.25 गुना से ज्यादा नहीं होता, तो ये लगभग हो जाएगा 220 के आसपास हो जाएगा। रेडॉन का जो परमाणु भार है लगभग कितना हो जाएगा, 220। लेकिन जो ये रेडॉन गैस है इसकी अगर अपन बात करें तो भैया कहा जाता है कि प्रकृति में रेडॉन गैस को छोड़कर सभी गैसें पाई जाती हैं। कि वायुमंडल में हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, लेकिन वायुमंडल में रेडॉन को छोड़कर सभी अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। ये सबसे भारी अक्रिय गैस है। रेडॉन गैस भूपटल के अंदर पाई जाती है। जब कोई भूकंप आता है या कोई ज्वालामुखी फटता है तो उससे पहले वायुमंडल में अचानक रेडॉन की मात्रा बढ़ जाती है। ये पृथ्वी के अंदर से निकल करके बाहर आती है। जिसको बड़ा ज्वालामुखी फटना तो पहले से रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाएगी। भूकंप का आने से पहले ही वायुमंडल में अचानक रेडॉन की मात्रा बढ़ गई। तो क्वेश्चन आता है यदि वातावरण में अचानक रेडॉन की मात्रा बढ़ जाए तो बताओ उससे किसका पूर्व अनुमान लगेगा, भूकंप का। तो भूकंप आने का पूर्व अनुमान लगाने के लिए यंत्र लगे रहते हैं, भूकंप मापी यंत्र भी होते हैं। और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो पहले से हमें पता चल जाता है भूकंप आने वाला है, तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में कर्मचारी काम करते हैं तुरंत अपने लिफ्ट हाउस उतरे भाग करके बाहर आ जाते हैं, क्योंकि रेडॉन गैस की मात्रा जब अचानक वायुमंडल बढ़ जाती है तो भूकंप आने की संभावना रहती है। आपको पता है जापान वापान में ज्यादा ये आते रहते हैं, अपने यहाँ तो ऐसा कोई खास नहीं। कुल मिलाकर के रेडॉन सबसे भारी अक्रिय गैस है। रेडॉन की खोज का जो श्रेय है वो डॉर्न नामक व्यक्ति को जाता है। एक डॉर्न नामक व्यक्ति थे जिन्होंने रेडॉन की खोज का श्रेय मुख्य रूप से उनको जाता है। उन्होंने कहा कि रेडॉन गैस को वास्तविकता में रेडियम से प्राप्त किया था, और वैसे तो भूपटल के अंदर पाई जाती है रेडॉन गैस। अब हम रेडॉन गैस के उपयोग की बात करना चाहें प्यारे बच्चों, तो रेडॉन गैस का उपयोग बड़े बड़े बाल तोड़, घाव, फोड़े, फुंसी, ट्यूमर, गांठ के ट्रीटमेंट में किया जाता है। इसका उपयोग कैंसर के उपचार में रेडियो थेरेपी के रूप में भी किया जाता है। बिना चीर फाड़ के ऑपरेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी रेडॉन का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई गांठ हो गई, ट्यूमर हो गई, तो ट्यूमर गांठ पर रेडॉन गैस का प्रहार कराया जाता है, जिससे ट्यूमर गांठ पिघल जाती है और मल और मूत्र के थ्रू धीरे धीरे वो कहां आ जाती है, बोलो, बाहर आ जाती है। तो रेडॉन गैस का उपयोग गांठ या ट्यूमर के उपचार में, रेडॉन गैस का उपयोग मुख्य रूप से किसमें, बोलो भैया, कैंसर के उपचार में किया जाता है। इसके अलावा कैंसर के उपचार में रेडियोथेरेपी के रूप में इसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। किसका उपयोग, बोलो, रेडॉन गैस का उपयोग किया जाता है। इससे रेडियो विकिरणें भी उत्पन्न होती हैं। तो ये थोड़ी सी कहानी थी किसकी, बोलो, रेडॉन के बारे में। तो ये आज हमने पढ़ा अक्रिय गैस परिवार, और उसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन की बात की। जो मैंने पढ़ाया संभवतः इससे कुछ बाहर नहीं जाएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके रह गए हो तो हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो वो क्वेश्चन आ ही जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। मैं टाइम, अब घड़ी इशारा दे रही है, समय हो गया, तो अब मैं 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर कुछ पढ़ाने में गलती हो गई तो थोड़ा सा माफ कर देना, और आगे आप 2 पंक्तियों में आप सुनेंगे। 2 लाइनें बड़ी सिंपल सी मिर्जा गालिब की हैं, लेकिन आप अगर उनको ध्यान से समझोगे, गहराई से उतारोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
गालिब मैं बार बार यही भूल करता रहा। गालिब मैं बार बार यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पर थी, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा, आईना साफ करता रहा। जय हिंद, जय भारत। कल आपसे हम मुलाकात करेंगे। सबसे हल्की धातु लिथियम के कलाम आपसे मिलेंगे। आपने बड़े ध्यान से सुना, बड़े प्यार से सुना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।